Light it up. तो राम राम भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल, सब खैरियत, सब मस्त, सब चंगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, उनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात की थी और एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था वेक्टर एडिशन से रिलेटेड, जो कि उनके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, बेसिकली आई जे और के कैप के फॉर्म में, अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ऐड करना चाहते हैं तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम इन सारी टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स की। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जैसे कि नाम कह रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो जब भी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है, हम क्या करते हैं? उनको टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कनेक्ट करते हैं। तो उनके बीच में दो एंगल हमें दिखेंगे। देखो, एक ये छोटा वाला एंगल दिखेगा और एक ये बड़ा वाला एंगल दिखेगा। तो हमें किस एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मानना पड़ेगा? हम हमेशा इस छोटे वाले एंगल को इनके बीच का एंगल मानेंगे, राइट। अभी देखो, मैंने बोला कि टेल टू टेल कनेक्ट करो चाहे हेड टू हेड कनेक्ट करो, दोनों केस में बात क्या होगी? सेम होगी। तो इसको हम अभी प्रूव भी करते हैं, राइट। तो इस केस में हमने क्या किया? इन दोनों वेक्टर को हेड टू हेड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो हमें दिखाई देगी कि ये जो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये दोनों एंगल क्या है? सेम एंगल है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगी, एग्जैक्टली अपोजिट एंगल्स है, करेक्ट। तो हमें वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा वेक्टर या तो टेल टू टेल कनेक्टेड हो या फिर हेड टू हेड कनेक्टेड हो, और उनके बीच में जो छोटा एंगल हमें दिखेगा उसी एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर हम कंसिडर करेंगे। कभी भी बड़े वाले एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं मानेंगे। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना, वो क्या करते हैं? पहले वेक्टर का टेल ले लेते हैं और दूसरे वेक्टर का हेड ले लेते हैं। वो कुछ इस तरह से वेक्टर को कनेक्ट करते हैं और फिर कहते हैं गुरुदेव ये है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये है घोर पाप। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। ये हो जाती है गलती कभी कभार जल्दी से, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है टेल टू टेल या हेड टू हेड कनेक्ट होना चाहिए वेक्टर, तभी हमें एंगल बिटवीन वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। तो पहले वाले केस में हमें साफ साफ सीधा सीधा दिख रहा है ना कि दो वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, और ये दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो इनके बीच में जो छोटा वाला एंगल है वो है 45 डिग्री। तो पहले केस में जो एंगल हो गया वो हो गया 45 डिग्री, जो यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन बी को देखो, केस बी को अगर हम देखें तो केस बी में हम देख रहे हैं दोनों वेक्टर हेड टू हेड कनेक्टेड है। अब हेड टू हेड कनेक्टेड है तो इनके बीच में एंगल हमें दिख रहा है 150 डिग्री इसका, राइट। तो हेड टू हेड कनेक्टेड हो या टेल टू टेल कनेक्टेड हो, जो भी छोटा एंगल है वही है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और केस सी की अगर हम बात करें तो केस बी में बेसिकली 150 डिग्री है एंगल बिटवीन वेक्टर। केस सी में अगर हम देखें, राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर की टेल से कनेक्टेड है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? बी वेक्टर कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। हम दोबारा से इसको रीड्रॉ करते हैं और ये क्या है? ए वेक्टर, करेक्ट। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू हमें दी हुई है 145 डिग्रीज, इस एंगल की वैल्यू दी हुई है। तो हमें क्या करना है? हमें दोनों वेक्टर को टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कनेक्ट करना है, राइट। अब इस चीज़ का ध्यान देना, जो ये एंगल था दिस वाज 145 डिग्रीज, राइट। तो जब हमने दोनों वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट किया तो ये कंप्लीट एंगल जो होगा ये तो 180 डिग्री होगा, राइट। तो ये जो छोटा वाला एंगल हमें दिख रहा है ये क्या होगा? दिस इज 45 डिग्रीज, राइट। सो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल क्या आ गया? 45 डिग्रीज। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। देखो, वेक्टर के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, दो वेक्टर के बीच में एंगल भी निकाल लिया। अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। तो बेसिकली इस पर पहले हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पी इन अ प्लेन जनरली अ फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस कॉल्ड द ओरिजिन इज टेकन, राइट। तो सबको पता है ना यार, एक्स वाई प्लेन में एक ओरिजिन होता है हमारे पास, राइट। और ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, मतलब हमें किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है, मैंने बोला 5,4, अगर मैंने बोल दिया तुमसे 5,4, तो 1 2 3 4 5, लेट्स से 5,
एंड 1 2 3 4, सो दिस पॉइंट इज 5,4। अब ये 5,4 हमें पता कैसे चला कि ये 5,4 यही पॉइंट है, क्योंकि हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस में 5 यूनिट्स मूव किए और वाई एक्सिस में हमने 4 यूनिट्स का मूवमेंट किया, राइट। तो हमने ओरिजिन को एज अ रेफरेंस यूज़ किया, ओरिजिन को क्या यूज़ किया, एज अ रेफरेंस। उसी तरीके से अगर मैं वेक्टर का यूज़ करके किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहता हूँ, किसी पॉइंट की लोकेशन पता करना चाहता हूँ, राइट, तो मुझे एक रेफरेंस चाहिए होगा ना कि भाई इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं 5 मीटर मूव करता हूँ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मैं उस पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा। तो लेट्स से मेरे पास एक रैंडम सा पॉइंट है P, राइट। अब मुझे इस P पॉइंट को वेक्टोरिकली मतलब रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैं O और P को कनेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से, कनेक्ट हो जा भाई। तो कुछ इस तरह से मैं O और P को कनेक्ट करूँगा और ये जो OP वेक्टर दिख रहा है, ये OP वेक्टर दिख रहा है, यही हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, राइट। तो पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर है। ओ क्या है, ओ रेफरेंस पॉइंट है, राइट। ओपी वेक्टर हमें बता क्या रहा है कि अगर मुझे पॉइंट पी को लोकेट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, किसी भी प्लेन में, 2D प्लेन, 3D प्लेन, 1 डायमेंशनल, कहीं भी किसी भी चीज़ में रिप्रेजेंट, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो ओपी वेक्टर क्या कहलाएगा, मेरा पोजीशन वेक्टर है। तो मैं ओ से ये लेंथ मूव करूँगा, ये लेंथ मूव करूँगा और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूँगा तो मैं पॉइंट पी तक पहुँच जाऊँगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,3, राइट। तो अभी हमने बनाए थे, अभी हमने बहुत सारे वेक्टर्स थे, उनको आई जे के कैप के फॉर्म मतलब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया था। तो हमें पता है अगर मुझे ओपी वेक्टर को लिखना होगा, ओपी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप, करेक्ट। तो ये जो है ना, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है, राइट। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब एक पॉइंट के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन वेक्टर हो सकता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, राइट। अब अगर मुझे पी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मुझे उसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, वेक्टोरिकली, तो मैं जितने भी वेक्टर बनाऊंगा सब इसी तरीके से तो बनेंगे, मतलब इसमें और क्या बना सकता हूँ मैं, तो सिर्फ एक ही वेक्टर होगा। और पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट पी का होगा वो चेंज हो सकता है अगर मैंने पॉइंट पी की पोजीशन चेंज कर दी, यानी कि अगर मैंने पॉइंट पी को मूव कर दिया, यानी कि अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे, उसी के साथ पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो इसी चेंज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम अच्छे से समझते हैं स्टेबल पे बैठ करके, राइट। तो बस हमें क्या करना है, स्टेबल के सेंट्रल पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, स्टेबल के सेंट्रल पॉइंट को लोकेट कर रहा हूँ एक पोजीशन वेक्टर से। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, राइट। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टेबल को शिफ्ट कर दिया, स्टेबल को अभी यहाँ रख दिया, राइट। तो अभी स्टेबल का पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा जैसे हमने बात की थी। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका नया पोजीशन वेक्टर आ गया, राइट। मैं टेबल के सेंटर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं कहूँगा आर फाइनल, राइट। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से कनेक्ट कर दूंगा, राइट। और इसी के साथ मुझे यहाँ पे कौन सा वेक्टर मिल रहा है, इसे मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम सब जानते हैं, राइट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि ये जो टेबल का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो कि पहले यहाँ लाई कर रहा था और अब यहाँ पे लाई कर रहा है, राइट, कितनी डिस्टेंस से मूव हुआ, ये भी मुझे बता रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव हुआ, राइट। तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट पे खड़ा हूँ और मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जितनी डिस्टेंस, जितना इसका मैग्नीट्यूड है, मैं उतना मूव करता हूँ और इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता हूँ, तो मैं इस फाइनल पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम पोजीशन वेक्टर भी पढ़ रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर में आने वाले चेंज को समझने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते हैं, राइट। तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, और इसमें जो चेंज आया बेसिकली, जो शिफ्ट के बाद जब मैंने टेबल को शिफ्ट किया, उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू बेसिकली होती है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, राइट। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब जैसा कि नाम है, तो जितने भी वेक्टर्स हैं जो सेम डायरेक्शन में, जिनका डायरेक्शन सेम है, वो सारे वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, राइट। तो दो पैरेलल वेक्टर जो हैं इक्वल हो सकते हैं, करेक्ट,
दो पैरेलल वेक्टर इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी। दो इक्वल वेक्टर्स हमेशा पैरेलल होंगे। इक्वल वेक्टर मतलब, अरे किसी भी वेक्टर को अगर उठा लो तुम, जैसे मैंने यहाँ पे इस वेक्टर को उठाया, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसी वेक्टर को यहाँ पे दोबारा ऐसे बना दिया, राइट। तो ये दोनों सेम वेक्टर है ना, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो दो इक्वल वेक्टर हमेशा से पैरेलल होंगे। दो इक्वल वेक्टर क्या होंगे, हमेशा ही पैरेलल होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये वेक्टर और ये वेक्टर, राइट, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मेरी बात क्लियर तो थी, दो इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होंगे, लेकिन दो पैरेलल वेक्टर ज़रूरी नहीं इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट। एंटी पैरेलल वेक्टर, जैसे कि हमने बात की पैरेलल वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं, जिनका डायरेक्शन सेम होता है। एंटी पैरेलल मतलब दो ऐसे वेक्टर जिनमें एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल होगा, राइट। मतलब दो वेक्टर जो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन से होंगे, राइट। मेरी बात समझ रहे हो तुम, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसी तरीके से अभी हमने इक्वल वेक्टर की बात की थी ना, तो अगर मैं इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिनका डायरेक्शन भी सेम हो, उन सारे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स, राइट। तो ये चारों वेक्टर जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स, राइट। और किसी भी वेक्टर को तुम उठा के अगर पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है वेक्टर की, बेसिकली अगर मेरे पास जैसे ये पिंक वेक्टर है, मैंने क्या किया, इस वेक्टर को मैंने यहाँ से उठाया और मैंने इसको कहीं और ले जा करके 3D प्लेन में कहीं और ले जा करके रख दिया। बस कंडीशन ये होनी चाहिए, ना तो मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज की। तो ये दोनों पिंक वेक्टर्स जो मुझे दिख रहे हैं, ये दोनों ही इक्वल वेक्टर्स है, ये बेसिकली सेम वेक्टर्स हैं, राइट। ये दो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लेकिन वेक्टोरिकली अगर हम इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये दोनों सेम वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब यही होता है, मैंने एक वेक्टर को उठाया और उसको 3D प्लेन में ले जा करके कहीं भी रख दिया। बस कंडीशन यही है कि ना तो मैं उसके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ना तो उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ, और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। तो वेक्टर की जब भी हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, वेक्टर की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। निगेटिव वेक्टर्स की बात करते हैं। निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल इक्वल वेक्टर जैसे हैं, कॉन्सेप्ट ये है। यहाँ पे बस चीज़ ये है कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, करेक्ट, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, करेक्ट। ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये कैसे वेक्टर्स हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड को हम निगेटिव वेक्टर कहते हैं, करेक्ट। जीरो वेक्टर, अब जीरो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जीरो वेक्टर, पहली चीज़ समझो कि अगर हम बात करें जीरो वेक्टर, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, राइट। अब अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा तो बेसिकली तुमको अगर याद होगा तो वेक्टर जब भी हम बनाते हैं तो उसकी एक क्या होती है, टेल होती है, करेक्ट। यहाँ पे टेल होती है और यहाँ पे हमें क्या होता है, हेड होता है। और टेल और हेड के बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब यही मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, अगर यही मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो टेल और हेड तो सेम पॉइंट पे आ गए। अब हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे, टेल टू हेड होती है ना डायरेक्शन, अगर टेल और हेड एक ही जगह पे आ गए, डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा। तो जीरो वेक्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ उन वेक्टर ऑपरेशंस को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बाद हमें जीरो आंसर मिलता है, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से कि प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग हमने 3 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट किया, राइट, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग, और फिर उसी पॉइंट से हम वापस लौट आए, कितना, हमने अपोजिट डायरेक्शन में फिर से 3 मीटर ट्रेवल किया, राइट। तो अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, अगर मैं इसको बोलूँ कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसको मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो निगेटिव डायरेक्शन में मैंने बाद में मूवमेंट किया उसको मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करूँ, राइट, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ ना, कि मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था मैं उसी पॉइंट पे वापस आ गया। जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, पहले मैंने 3 मीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया, फिर 3 मीटर मैंने निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया, राइट। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला जीरो। अब देखो कभी भी दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम करेंगे ना, हमें स्केलर क्वांटिटी नहीं मिल सकती। दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो यहाँ पे जो हमें वेक्टर मिलेगा वो होगा जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, करेक्ट। कभी जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कोई आपसे पूछेगा नहीं, और पूछे तो 2 थप्पड़ मार देना, ठीक है उसको। और जो पोजीशन वेक्टर होता है ऑफ ऑरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे। अब ये तो गेम वाली बात हो गई, राइट। हम हर चीज़ को ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब ऑरिजिन को ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसे देखें, राइट, मतलब दुनिया की लाख बुराइयाँ हम गिना लेंगे,
लेकिन अपनी बुराइयाँ गिना क्या तो एक नहीं दिखेगी हमें, सिर्फ अच्छाइयाँ दिखेंगी। तो उसी तरीके से जीरो वेक्टर है, ये बड़ा एक कचरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो वेक्टर हम सिर्फ वेक्टर ऑपरेशंस को मैथमेटिकली जस्टिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं उन केस में जहाँ पे आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। जैसे यहाँ पे +3 और -3 का केस था, तो हमें क्या मिला था, ज़ीरो, करेक्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ऑरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो जीरो वेक्टर होता है। ऑरिजिन को ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ वेक्टोरिकली, राइट, पोजीशन वेक्टर की यूज़ करके, तो मुझे पता ही नहीं मैं डायरेक्शन कौन सी दिखाऊंगा, कोई डायरेक्शन कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो वेक्टर आर ओनली फॉर मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस। कॉन्करेंट वेक्टर्स या कोइनिशियल वेक्टर की बात कर लें तो हमारे पास यहाँ पे तमाम वेक्टर दिखना है, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, इसको मैंने नाम दे दिया, ये हो गया हमारे पास सी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर, राइट। तो इन सारे वेक्टर में एक चीज़ है जो कॉमन है, वो क्या है, वो है इनकी टेल, राइट। कहाँ गई टेल, गायब हो गई, ये तो ऐसे कैसे गायब हो गई, हाँ वो क्या है, इनकी टेल। इनकी टेल कहाँ पे है, इनकी टेल एक कॉमन पॉइंट पे लाई कर रही है, करेक्ट। इनकी टेल एक कॉमन पॉइंट पे बेसिकली लाई कर रही है, करेक्ट। तो वो सारे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स या फिर को इनिशियल वेक्टर्स, राइट। कोप्लेनर वेक्टर्स, अब मुझे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन दिख रहा है। कोप्लेनर मतलब जो वेक्टर्स जो सेम प्लेन शेयर कर रहे हैं या सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब इस एक्स वाई प्लेन में मैं चाहे जितने वेक्टर बना दूँ, ये सारे वेक्टर कैसे कहेंगे, इन सारे वेक्टर में एक चीज़ जो है वो है कॉमन है, वो क्या है कि ये सारे वेक्टर सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो ये सारे वेक्टर, लेट से मैंने इनको नाम दिया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर या डी वेक्टर। ये सारे वेक्टर, ये चारों वेक्टर क्या है, ऑल दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब वो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, दैट्स इट, राइट। तो अगर मैं बात करूँ जैसे यूनिट वेक्टर की बेसिकली बात कर लो, आई कैप और जे कैप। आई कैप क्या होता है, प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। जे कैप क्या होता है, प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, राइट। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो आई कैप का डायरेक्शन ये होता है और जे कैप का डायरेक्शन ये होता है, करेक्ट। तो आई कैप और जे कैप के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आई कैप और जे कैप कैसे वेक्टर्स हो गए, ये यूनिट वेक्टर है लेकिन है तो वेक्टर ही ना। तो आई कैप और जे कैप कैसे वेक्टर्स हो गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर। आई कैप और के कैप कैसा वेक्टर हो गया, के कैप यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा। आई कैप और के कैप कैसा वेक्टर हो गया, ऑर्थोगोनल वेक्टर, सिमिलर, राइट। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब देखो ये बिल्कुल जैसे हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं ना, जैसे एक नंबर है मेरे पास 5 है, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 15। बिल्कुल ऐसे ही हम वेक्टर को भी, किसी भी वेक्टर की अगर हम बात करें तो हम उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि लेट्स से ए वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। अब ए वेक्टर जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 यूनिट्स, राइट। क्या है इसका मैग्नीट्यूड, 3 यूनिट्स, राइट। तो मैंने क्या किया, इस ए वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर अब मैं इस वेक्टर को बनाऊंगा ना तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 15 यूनिट्स। उसी तरीके से अगर मैंने इस ए वेक्टर को लेट से 3 से डिवाइड कर दिया तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो 3 टाइम्स से डिक्रीज कर जाएगा। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 3 यूनिट्स, अभी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3/3 यानी कि 1 यूनिट, राइट। बेसिकली मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, राइट। तो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन हम स्केलर से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो बहुत ईजी होता है, राइट। अगर हमने उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतने ही टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था 5 टाइम से इंक्रीज कर गया, करेक्ट। और अगर इसी वेक्टर को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम से इट इज़ रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, राइट। और उसकी डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन वही सेम रहेगी। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन जो है वही 5a वेक्टर की डायरेक्शन है और वही ए वेक्टर अपॉन 3 की भी डायरेक्शन यही है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी भी पढ़ लिया है।